नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर ज्ञान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनकी डेफिनेशन क्या होती है। इस वीडियो में आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। अलंकारों का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। अलंकार का प्रयोग भाव प्रकाशन की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका डिफिनेशन है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिवीजन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट्स। फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। बहुत विद्वानों ने फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन कुछ अलग तरीके से दिया है, तो आप कहीं दूसरा डिफिनेशन देखकर कंफ्यूज ना होइएगा। तो फिर अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच 7 प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं इनके। यहाँ पर पहला है सिमली। सिमली मतलब उपमा होता है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। चौथा है एपेस्ट्रॉपी। एपेस्ट्रॉपी मतलब संबोधन। पांचवा है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर विरोधाभास है। बहुत लोग इसे वास कहते हैं, विरोधाभास तो नहीं, वो गलत है। इसे विरोधाभास कहेंगे। और छठवां है हाइपरबल। हाइपरबल मतलब अतिशयोक्ति। सातवां है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया मतलब ध्वनि सूचक। ये है फिगर ऑफ स्पीच के 7 टाइप्स। तो चलिए हम एक एक करके इनकी डिफिनेशन पढ़ते हैं तथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला है सिमली। सिमली मतलब उपमा। इसका डिफिनेशन है, अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स which have at least one point in common. The words as like or so are used for comparison. इसका हिंदी डिफिनेशन है, उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है। उपमा अलंकार जो होता है दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान हो। जिसमें कम से कम एक गुण समान होते हैं, मतलब उपमा अलंकार दो भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें कम से कम एक गुण समान होते हैं। एज लाइक या सो शब्दों का प्रयोग समानता व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब उन जो समान होते हैं उनकी समानता व्यक्त करने के लिए, जो वस्तुएं में समान होते हैं उनकी समानता व्यक्त करने के लिए एज लाइक या सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर देखिए लाइक, लाइक यहाँ डिफिनेशन में आपने देखा एज लाइक या सो। तो यहाँ पर लाइफ इज लाइक अ ड्रीम मतलब जो जीवन होता है वो एक ख्वाब की तरह होता है। लाइक अ ड्रीम मतलब की तरह, लाइक मतलब की तरह। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ मतलब जीवन, इज मतलब है, लाइक मतलब की तरह, अ ड्रीम मतलब एक ख्वाब। जीवन एक ख्वाब की तरह है। दूसरा है, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू मतलब वो ओस की तरह फ्रेश है, ताजा है। सिमिली को पहचानने के लिए यानी उपमा को पहचानने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। सिमिली की पहचान के लिए निम्नलिखित का ध्यान रखना आवश्यक है। देखते हैं किसका ध्यान रखना आवश्यक है। ए है, मतलब पहला है, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। मतलब सेंटेंस में जो वस्तु हो, दो वस्तु हो, वे भिन्न भिन्न प्रकार की होनी चाहिए। दूसरा है, दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान हो। मतलब मैंने अभी आपको डिफिनेशन में बताया कि कम से कम मतलब समानता व्यक्त करती हैं, दोनों वस्तुएं समानता व्यक्त करती हैं, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि दोनों में कम से कम एक बात का गुण समान हो। और तीसरा है, समानता प्रकट करने के लिए एज लाइक अथवा सो का प्रयोग करते हैं। समानता प्रकट करने के लिए एज लाइक सो का प्रयोग करते हैं। अब नोट, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि तुलना एक ही जात की दो वस्तुओं में की गई हो तब वह सिमिल नहीं होता है, उसे कंपैरिजन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि तुलना एक ही जात की दो वस्तुओं में की गई हो तो वस्तु वह सिमिल नहीं होता, उसे कंपैरिजन कहेंगे। अब इसका इंग्लिश है, इंग्लिश डेफिनेशन है, अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज सिमिल नॉट अ सिमिल। इसका एग्जांपल है, ही इज एज जेंटल एज हिज ब्रदर। अब
तुलना एक ही, यहाँ पर बताया मैंने, तुलना एक ही जाति की दो वस्तु, इसके एक ही जाति का मतलब है कि ही की तुलना हिज ब्रदर से की गई है। जैसे कि ही की तुलना हिज ब्रदर से की गई है, इसलिए मतलब एक ही जाते हैं, तो यहाँ सिमिल नहीं है, ये कंपैरिजन है। हमारा दूसरा टॉपिक है मेटाफर। मेटाफर मतलब रूपक होता है। इसका डिफिनीशन है, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन and the same, and the words of comparison as like or so are not used। रूपक, इसका हिंदी डिफिनेशन है, रूपक में तुलना की जाने वाली बातों को एक मान लिया जाता है तथा तुलना प्रकट करने वाले शब्द एज लाइक अथवा शो का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सिमिले का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सिमिली में तुलना की जाती है तथा एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है, और इसमें तुलना की जाती है, एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका डिफिनेशन और भी तरह से होता है, सिमिली का भी डिफिनेशन और होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कोई दूसरा डिफिनेशन बता रहा है तो उसका डिफिनेशन गलत ना कहिए, क्योंकि वो भी दूसरा कोई याद किया होगा तो बताएगा, और यही आप लोगों को बहुत अच्छा पड़ेगा याद करने में भी और लिखने में भी। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मैं, इसका एक टॉपिक है, मेन पॉइंट है, मेटाफर के वाक्य में एडजेक्टिव तथा वर्ब का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मेटाफर का वाक्य होता है उसमें एडजेक्टिव तथा वर्ब्स का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका एग्जांपल है, लाइफ इज अ ड्रीम। देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यहाँ पर लाइक इसमें हट गया है क्योंकि ये मेटाफर है, तो इसमें एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तुलना बताया जाता है लेकिन एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये वही यहाँ पर लिखा है, लाइफ इज अ ड्रीम, मतलब जीवन एक ख्वाब है। इसका नोट क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग मेटाफर प्रकट करने के लिए होता है। ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, आप लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिनके वर्ब के आगे आईएनजी लगा होता है, जैसे कि सेल्टरिंग, सेल्टर होता है, सेल्टर के आगे आईएनजी लग जाता है तो सेल्टरिंग हो जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग मेटाफर प्रकट करने के लिए किया होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग क्यों होता है मेटाफर प्रयोग प्रकट करने के लिए? तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया कि मेटाफर के वाक्यों में एडजेक्टिव तथा वर्ब्स का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब में प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाता है यानी आईएनजी लग जाता है तो वो एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं, इसलिए इसका प्रयोग मेटाफर में किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। यहाँ पर शेल्टर वर्ब है तो इसमें आईएनजी लग गया है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लग गया है, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो शेल्टरिंग मतलब होता है पनाह, जैसे कि एक वृक्ष पनाह देता है उसी प्रकार दोस्ती होती है। हमारा तीसरा टॉपिक है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है मानवीकरण। इसका डिफिनेशन है, in personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life। इसका हिंदी डिफिनेशन है, इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। मतलब इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा भावों को सजीव मानकर उनका वर्णन करते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, नॉक्स एट द डोर मतलब दरवाजा खटखटाना होता है, बट वंस मतलब केवल एक ही बार। तो अवसर केवल एक ही बार दरवाजा खटखटाती है। अब दरवाजा तो इंसान खटखटाते हैं लेकिन यहाँ पर अवसर दरवाजा खटखटा रही है, तो इसका मतलब ये है कि पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसमें निर्जीव वस्तु, निर्जीव यानी कि ये भाव है एक, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, अवसर कोई इंसान होता है नहीं, ये भाव है। तो इसे मानव के रूप में बताया जा रहा है, मतलब मानव के रूप में वर्णन किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। दूसरा है, एनेक्सिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता उसके चेहरे पर विराजमान है। तो चेहरे पर चिंता विराजमान होती है कि मक्खी वक्खी चेहरे पे बैठती है। तो यहाँ पर भाव को व्यक्ति रूप में बताया गया है, वर्णन किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। तीसरा है, लव इज ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा है। अंधा तो इंसान होता है, प्यार थोड़ी ना होता है, इसलिए यहाँ पर भी है पर्सोनिफिकेशन। अब हमारा चौथा टॉपिक है एपॉस्ट्रॉफी।
एपोस्ट्रोफी का डिफिनेशन है एन apostrophe is a direct address to the deed, to the absent or to a personified object or idea. इसका हिंदी डिफिनेशन है एपोस्ट्रोफी वह अलंकार है जिसमें मृत अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। यानी कि अपॉर्चुनिटी वह अलंकार होता है जिसमें मृत या अनुपस्थिति या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर्जीव वस्तु तथा भाव को सजीव मानकर व्यक्ति के रूप में संबोधित, व्यक्ति के रूप में वर्णन करते हैं। और यहाँ पर जिसे मृत अनुपस्थिति या मानवीकरण किए हुए पदार्थों या विचारों को संबोधित किया जाए, मतलब उसमें वर्णन ही किया जा रहा था लेकिन इसमें संबोधित भी किया जाता है। अभी आप लोगों को पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में अंतर बताएंगे तो उसमें आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल सीधे समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओ डेथ कम सून, मतलब हे मृत्यु जल्दी आओ। अब यहाँ पर देखिए, मृत या अनुपस्थिति या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। यहाँ पर मृत है, ओ डेथ मतलब हे मृत्यु, कम सुन मतलब जल्दी आओ, उसे संबोधित किया जाता है कि ओ डेथ हे मृत्यु कम सुन मतलब जल्दी आओ। और इसका एक मेन टॉपिक ये है कि इसमें एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा रहता है। दूसरा एग्जाम्पल है लाइबर्टी, वाई आर यू ओ लाइबर्टी एक्सक्लामेशन मार्क, वाई आर यू सो डियर। लाइबर्टी मतलब होता है आज़ादी, तो ओ लाइबर्टी मतलब हे आज़ादी, वाई आर यू सो डियर, तुम इतनी प्रिय क्यों हो, तो इसका मतलब ये होगा। और इन दोनों के बीच में आप लोगों को अगर बताएं कि पर्सोनिफिकेशन और मानवीकरण, अगर कोई किसी ने आपसे पूछ लिया कि पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी में क्या अंतर है, तो आप लोगों को बताना है कि पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण में जो मानवीकरण होता है उसमें निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थों को सजीव मान लेते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी में सजीव मानकर उन्हें संबोधित भी करते हैं। जैसे यहाँ पर ओटेथ यानी कि हे मृत, निर्जीव वस्तु इसे सजीव मान के उसे संबोधित भी किया जा रहा है कि कम सुन यानी जल्दी आओ। आगे हमारा पांचवा टॉपिक है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब होता है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास का डिफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। इस अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। जो ऑक्सीमोरन अलंकार होता है इसमें एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। वह रेगुलरली मतलब प्रतिदिन, मतलब डेली, इरेगुलर मतलब अनियमित रहता है, मतलब वह डेली अनियमित रहता है। तो एक प्रकार से देखे तो ये वाक्य गलत लगता है, लेकिन अगर इसे गहराई से देखे तो ये सही लगता है, क्योंकि वह प्रतिदिन ही अनियमित रहता है, मतलब वह रोज लेट आता है, जैसे कि स्कूल हम लोग लेट जाते हैं। दूसरा है लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ एक कड़वा सच है। स्वीट मतलब मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर स्वीट का मतलब सच होगा। तो लाइफ इज बिटर स्वीट मतलब जीवन कड़वा सच है। इट इज एन ओपन सीक्रेट, मतलब यह एक खुला रहस्य है। अब कोई खुला होता है तो वह रहस्य कैसे होता है, यानी कि कोई अगर हम लोग कोई भी अपना बात उसे ओपन रखते हैं यानी सबसे बताए रखते हैं तो वो सीक्रेट कैसे कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है ना कि अलंकार में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुण होते हैं, यहाँ पर एक ही वस्तु है, मतलब जो वर्ड है उसे ओपन भी रखा गया है और वो सीक्रेट भी है। और जो छठवां है हाइपरबल मतलब अतिशयोक्ति। इसका डेफिनेशन है इन हाइपरबल थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इस अलंकार में किसी बात को वास्तविकता से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर प्रकट किया जाता है। यानी कि इस अलंकार में जो बात होता है उसे, जो रियलिटी रहती है उससे कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर या उससे कहीं अधिक घटाकर प्रकट किया जाता है। चलिए इसी एग्जाम्पल से समझते हैं। सी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। सी मतलब वह, वेप्ट मतलब रोना, ओशंस मतलब समुद्र, ऑफ टीयर्स मतलब
आँसू मतलब ओशंस ऑफ टीयर्स मतलब समुद्र के आँसू। वह समुद्र के आँसू रोई मतलब उसने इतना रोया कि समुद्र की तरह उसका आँसू समुद्र की तरह बहने लगा। यानी इतना रोई कि समुद्र जितना समुद्र में पानी होता है उतना उसका आँसू बहा। और इसमें मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितना बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। किसी के रोने से समुद्र उतना पानी थोड़ी ना उसकी आँख से निकलेगा। दूसरा एग्ज़ाम्पल है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। ओह माय गॉड! रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल मतलब ग्राउंड में खून की नदियाँ बह गई। रिवर्स मतलब नदियाँ, ऑफ ब्लड मतलब खून की, फ्लोड मतलब बहना, इन द बैटल मतलब ग्राउंड में। तो इस तरह से अब हमने हाइपरबोला समाप्त कर दिया। हमारा 7वां है ओनोमैटोपोइया। तो चलिए हम ओनोमैटोपोइया क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, पढ़ते हैं। हमारा 7वां और आखिरी टॉपिक है ओनोमैटोपोइया। ओनोमैटोपोइया मतलब होता है ध्वनि सूचक। इसका डेफिनेशन है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स द सेंस और मीनिंग। इस अलंकार में शब्द की आवाज से अलंकार का बोध होता है। मतलब इस अलंकार में शब्द की आवाज से अलंकार का बोध होता है। यानी कि यदि कोई सब्जेक्ट है नाउन है तो उसकी आवाज से हमें उसका बोध होता है। चलिए आगे अभी आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नोट इस फिगर ऑफ स्पीच में आवाज से कार्य करने वाले का अर्थात कर्ता का पता चलता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी भी आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो 20 हम मधुमक्खियां भनभनाती हैं। द कैट्स म्यू बिल्लियां म्यू करती हैं। द डॉग्स बार्क कुत्ते भौंकते हैं। मतलब इसमें मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें साउंड होता है। यानी कोई सब्जेक्ट रहता है उसके साउंड से जाना जाता है कि यह क्या चीज़ है। जैसे कि डॉग है, जैसे आप लोग घर में बैठे हैं और बाहर डॉग है, अगर वो भौंकेगा तो पता चल जाएगा कि वो डॉग है। तो इसमें साउंड का मतलब बात रहता है। साउंड से ही पता चल जाता है कि वो क्या है। मतलब अगर इंसान बोलेगा तो समझ जाएंगे कि इंसान है। तो इस तरह से इसमें साउंड से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा जानवर बाहर है या क्या है बाहर। तो इस तरह से हमारा 7वां टॉपिक भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को बातें बता दूँ मैं कि मैंने आप लोगों को सातों टॉपिक्स में मतलब जितनी डिफिनीशन बताया मैंने हर में एक एक डिफिनीशन बताया, लेकिन इसके और भी डिफिनीशन होते हैं। अगर कोई और आपको दूसरा डिफिनीशन बता रहा है तो उसे आप गलत ना कहिए, क्योंकि उसने दूसरा डिफिनीशन पढ़ा होगा और मैंने जो बताया होगा वो नहीं पढ़ा होगा। अक्सर तो लोग यही डिफिनीशन पढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे सरल और छोटा होता है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर यदि कोई दूसरा आप लोगों को कोई और डेफिनेशन बताता है तो उसे गलत ना कहिएगा, वो भी सही बताएगा। तो इस तरह से हमारा सातों टॉपिक खत्म हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।